जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 56 पे। और आज दोस्तों हम 56वां लेक्चर ले रहे हैं यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए। दोस्तों बैच मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, वन मैन आर्मी बैच का नाम है। ठीक है, यूपीसी के लेवल का पढ़ाता हूँ। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। आपके पैड बैच में मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हम जो है आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए पढ़ाते हैं, ना कि हम आपको प्रसन्न करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए पढ़ाते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज मॉडर्न एम्पायर है। मॉडर्न एम्पायर का कल मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। देखिए पहले बात एक समझ लीजिए, ये 56 लेक्चर है बेटा, समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो कितने आगे हम हैं? तो पिछले लेक्चर देख के आओ, तब जाके तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, 56 का मतलब ये नहीं कि 56 में पूरा हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी भी है। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एकदम सीरियल से मिल जाएगा। ठीक है, एक भी दिन हमारे चैनल पे स्किप नहीं होता है वीडियो, डेली लेक्चर आते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। सबकी बस की नहीं होती है। आज 56वां दिन चल रहा है। देखिए दोस्तों, मौर्यन एम्पायर की अगर बात की जाए तो यह मौर्यन एम्पायर का जो साम्राज्य है, ये आप भली भांति रूप से देख सकते हो कि इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक है। मतलब पहली बार भारत की धरती पर इतना बड़ा जो है सब कॉन्टिनेंट पे जो है एम्पायर देखने को मिला, जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। और ये अपनी पीक पे था, अपनी चरम सीमा पे था, और किसी की मजाल नहीं थी जो भारत में एंटर कर सके। दोस्तों एक महान राजाओं की हमेशा कुछ स्टोरी होती हैं। जैसे अशोक की बात कर लीजिए। अशोक के बारे में दोस्तों ये माना जाता है कि उसने जो है कलिंग का युद्ध के बाद जो है शस्त्र जो है छोड़ दिए थे, युद्ध उसने छोड़ दिया था। वो एक मात्र इतिहास में ऐसा राजा था जिसने जो है युद्ध छोड़ दिया था कलिंग के युद्ध के बाद। उसमें उसने भीषण जो युद्ध में मचाया था बवाल। ठीक है, अशोक ने जो बवाल मचाया था, ठीक है, कलिंग के युद्ध में, उससे जो है उसने सब युद्ध जो है छोड़ दिया था। और उसके बाद उसने शपथ खाई थी कि आपसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों हथियार छोड़ दिए हैं, चलाना नहीं भूले, सब कोई जानता है। ठीक है, और हम सबको पता है कि उसके बाद जो है भारत में किसी की मजाल नहीं थी। जब तक वो जिंदा था तब तक कोई भारत में कुछ कर पाए। ठीक है, तो अशोक के बारे में दोस्तों कई सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, इसका नाम चंड अशोक भी है, चंड अशोक। ठीक है, चंड अशोक का मतलब इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि इसने अपने 100 भाइयों को मार करके जो है गद्दी पे बैठा था। ऐसी दोस्तों एक प्रचलित कहानी है, और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको चंड अशोक भी कहते हैं। इसका नाम देवनाम प्रियदासी भी है। देवनाम प्रियदासी का मतलब जो देवों का प्रिय हो, और उसी को हम देवनाम प्रियदासी कहते हैं। तो ये दोस्तों अशोक की कहानी सुनते हैं हम। और ये मौर्य एम्पायर है। मौर्य एम्पायर दोस्तों अशोक के बारे में ही नहीं है। मौर्य एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको समझ आना चाहिए। अशोक बाद में आया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये दोस्तों विस्तार है अशोक के एम्पायर का। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि अशोक के मौर्यन एम्पायर में दोस्तों क्या क्या नहीं आता था। केरल नहीं आता था, तमिलनाडु नहीं आता था, ये आपको समझ आना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं आता था। आप नीचे देख रहे हो, केरल और तमिलनाडु नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केरल और तमिलनाडु में कोई दूसरा बैठा हुआ है। क्या ऐसा है? बिल्कुल यही है, समझ रहे हो? केरल और तमिलनाडु में एक अलग खेल चल रहा है, उसको मैं बाद में बताऊँगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि इसमें केरल तमिलनाडु नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आपको नहीं दिख रहा होगा। मौर्यन एम्पायर के बारे में पहली बात तो ये जानो। फिर अब बात कर लीजिए दोस्तों, ये मौर्यन एम्पायर का कुछ जो है व्यू पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे कुछ प्लेस हैं, मैंने जो है इसको मार्क किया है मैप पे। आप उसके बाद देखिए दोस्तों, ये गांधारा है। देखिए एक बात मैं आपको बहुत ही भली भांति रूप से बता दूं कि आप पिछले लेक्चर देख के आइए, तो आपको जो कनेक्टिविटी होगी वो उच्च लेवल की होगी। ठीक है, बाकी फिर मेरी गलती नहीं है अगर आपको नहीं समझ आता है। तो दोस्तों ये गांधार है। ठीक है, गांधार आपको मैंने कल भी पढ़ाया था। ठीक है, इसमें लोकेशन आप मार्क कर लीजिए दोस्तों। मथुरा है। मथुरा देखिए किस नदी के तट पर पड़ता है? मथुरा दोस्तों यमुना के तट पर पड़ता है मथुरा। ये उज्जैन है। ये क्या है? उज्जैन है। उज्जैन दोस्तों सिप्रा नदी के तट पे पड़ता है। किसके? सिप्रा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही कि नर्मदा है। ठीक है, ये नर्मदा है। ठीक है, और ये आपको पता है तापी है। ठीक है, और इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये ऊपर अगर आप देखोगे ये कपिल वस्तु है। ठीक है, ये वही है महात्मा बुद्ध से जुड़ी वाली साइट कपिल वस्तु। ये ललित पटना है। ये क्या है? ललित पटना है। ये दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये बोध गया है। और बोध गया कि इधर ये जो है मगध है। क्या है? मगध। और ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम ताम्रलिप्ति। ये गंगा से जो है पूरा कनेक्ट था ताम्रलिप्ति तक। तो व्यापार ताम्रलिप्ति तक होता था। वेस्ट ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल से निकल जाता था माल। ये कलिंग है, उड़ीसा तरफ कलिंग है। ये आंध्र है। आंध्र प्रदेश में आंध्र होंगे। तोसाली, ये दोस्तों तोसाली है।
ठीक है, और तोसाली। और आगे बढ़ते हैं, ये कोपासी है, क्या है कोपासी, ठीक है। आप मार्क देख लीजिए बस कहाँ कहाँ पे है तो थोड़ा बहुत आइडिया रहे। ये बराबर केव है, ये बराबर केव है, और ये सारनाथ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बस इसको बस इतना ही जानना है, बाकी कुछ ज़्यादा जानना नहीं। नीचे ये दोस्तों सुवर्णगिरी है, ये क्या है, ये सुवर्णगिरी है, ठीक है। और ये सत्यापुत्र, सतियापुत्र, ठीक है। और ये चोल है, नीचे पांड्या है, ये केरल पुत्र है, और ये अनुराधापुरम, श्रीलंका में अनुराधापुरम, ठीक है। तो ये जो है आपको साइट मेनली पता होनी चाहिए। हालांकि इस पर बस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। बस ऐसे मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, बस इसे तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसा ना पता हो कि पता चलो तुम्हें कलिंग ही नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है, ऐसा मैंने बताया। तो अब देखिए दोस्तों, हेमचंद्र की एक बुक है दोस्तों। लिटरेरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आपको जब भी मैं कोई राइटर या कोई ऑथर की बुक बताया करूँ, आप तुरंत नोट किया करो, ठीक है। ये भी नोट किया करो कि वो किस राजा के दरबार में है, अगर वो पता है तुम्हें तो, और किस समय की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बार नहीं बताऊँगा, एक बार आप सुन लो। हेमचंद्र की दोस्तों एक बुक है जिसका नाम है परशिष्ट प्रमाण। हेमचंद्र दोस्तों ये कब के हैं, ये हेमचंद्र दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये बहुत समय के बाद के हैं हेमचंद्र, ठीक है। और एक जैन धर्म से इंस्पायर है हेमचंद्र, ठीक है। और जैन धर्म से इंस्पायर है तो ये कहाँ के होंगे, गुजरात के हैं, ठीक है, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र की दोस्तों परशिष्ट प्रमाण एक बुक है, ठीक है। वो चंद्रगुप्त का कनेक्शन जैन धर्म से बताती है। दोस्तों आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिनके गुरु चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का सम्राट बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त जो थे ना, वो जैन धर्म से रिलेटेड थे। जैन धर्म बोले तो जैनिज्म से। इसलिए जब चंद्रगुप्त ने अपनी मृत्यु कही थी तो चंद्रगुप्त ने जो है सल्ले खाना परफॉर्म किया था। सल्ले खाना क्या होता है, सल्ले खाना दोस्तों जैन धर्म में एक प्रैक्टिस होती है जिसके तहत आप जो है जब मरने को आपकी इच्छा होती है तो आप खाना पीना बंद कर देते हो धीरे धीरे, और आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रैक्टिस को हम सल्ले खाना कहते हैं जैन धर्म में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपनी मृत्यु को ऐसे ही किया था। ऐसे दोस्तों एक और बुक है जिसका नाम है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। दोस्तों विशाख दत्त की एक बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, नोट कर लिया करो। ये दोस्तों गुप्ता पीरियड के समय लिखी गई थी विशाख दत्त की, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें ये बताता है कि कैसे चाणक्य जो है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के जितने इनेमी थे, यानी कि शत्रु थे चंद्रगुप्त के, उनको जो है ख़त्म किया था, ठीक है। तो ये दोस्तों बताता है, क्या बताता है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, क्या बताती है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के जो इनेमी थे यानी कि शत्रु थे उनका खात्मा कैसे किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दांडी की एक बुक है। अब ये दांडी भैया कहाँ पे हैं, दांडी दोस्तों जो है ये आपके कब के हैं पता है। दांडी जो एक राइटर थे, ठीक है, ये थे आपके शायद पल्लवा पीरियड के, ठीक है, दांडी। और इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। मैं एक बार सर्च ही कर लेता हूँ, दांडी शायद पल्लवा पीरियड के हैं, दांडी, ठीक है, दांडी पल्लवा पीरियड के हैं। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स, दोस्तों पल्लवाई का है, सही है मेरा, सही है। दांडी की दोस्तों एक बुक है जिसका नाम है दसमुख चरित। उसमें भी दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है। मतलब इनके हम ये लिटरेरी सोर्स वो बता रहे हैं जिसमें मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ पता चलता है। फिर उसका दोस्तों बाण भट्ट की एक बुक है जिसका नाम है कादम्बरी। बाण भट्ट की बुक का नाम क्या है, कादम्बरी, ठीक है, याद होना चाहिए। कादम्बरी बुक का नाम किसका है, बाण भट्ट की। फिर दोस्तों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं कुछ जो चंद्रगुप्त की लाइफ, उनके नाम और उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो बुद्धिस्ट दोस्तों कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे मैं नाम लूँ महावामसा, मिलिंद पन्हा, महाभाष्य। तो दोस्तों ये बुद्ध के जो है 3 टेक्स्ट हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चलती है। दोस्तों बुद्धिस्ट दीपवामसा, अशोक वदान, दिव्य वदान, ये भी 3 टेक्स्ट हैं, 3 टेक्स्ट हैं जो, ठीक है, जो हमें अशोक के बारे में अकाउंट देती हैं। याद रखिएगा अशोक के बारे में जानकारी हमें बुद्धिस्ट दीपवामसा और अशोक वदान और दिव्य वदान से मिलती है। और चंद्रगुप्त के बारे में कहाँ से बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त की लाइफ से रिलेटेड जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके नाम है महावामसा, मिलिंद पन्हो, महाभाष्य, ये याद रखिएगा। दोस्तों फिर मैं आपको बात करूँ तो एक बुक एक और है, वामसा ता पक्षनी, ठीक है, वामसा ता पक्षनी। ये दोस्तों 10th सेंचुरी की कमेंट्री है इनकी चाणक्य और चंद्रगुप्त के ऊपर। क्या नाम इनका, वामसा ता पक्षनी, ठीक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के ऊपर इनकी कमेंट्री है, 10th सेंचुरी की ये राइटर है। फिर दोस्तों एक और है जिनका नाम है मामूलनार,
क्या नाम है, मामूल अनार। ठीक है, तो ये दोस्तों बताता है कि मौर्य ने जो है कैसे जो है साउथवार्ड एक्सपेंशन किया था, साउथवार्ड मतलब दक्षिण में। ठीक है, और ये दोस्तों बताता है कि एक दोस्तों तमिल पोएट है, ठीक है, और तमिल पोएट एक दोस्तों है संगम पीरियड का। उसके अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है, आप कहोगे सर संगम पीरियड क्या है। देखो बेटा, अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने क्या बताया तुम्हें, थोड़ा सा टाइमलाइन क्लियर करो, पहले अपनी टाइमलाइन क्लियर करो। ठीक है, टाइमलाइन थोड़ी देखो अपनी। टाइमलाइन में दोस्तों आपको ये समझना चाहिए अभी कहानी चल कहाँ रही है। मैंने कहानी में आपको बताया, कहानी में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसके बीच में क्या चला था। इसके बीच में दोस्तों आपको क्या चला था, इसके बीच जो क्या चला था, मगध का राइज हुआ था। मगध का राइज हुआ था जिसमें हरियाणा, शिशुनाग और जो है नंदा डायनेस्टी चली थी। और अटैक कौन भारत पे कर रहा था, तो अकैमनेड एम्पायर कर रही थी, और कौन कर रही थी, कौन कर रही थी, ग्रीक। ठीक है, तो ये कहानी आपकी कब तक चली थी, ये आपकी कहानी चली थी लगभग, मान के चलिए ये आपकी कहानी कब तक चली थी, ये कहानी आपकी चली थी, अरे यार ये कहानी आपकी मान लीजिए 250 तक चली थी, 250 तक। यहाँ से 250 से दोस्तों कौन आ रहे हैं, मौर्य। ठीक है, तो यहाँ से हैंडल कौन कर लेंगे, मौर्य। क्या बाहर से कोई आक्रमण होगा, नहीं। ऊपर कौन बैठे हैं, ग्रीक बैठे हैं। ठीक है, ग्रीक जो नहीं अपनी छोड़ गए थे, तो ग्रीक ऊपर बैठे हैं। ठीक है, तो 250 के बाद की कहानी चल रही है मौर्य। इसी समय दोस्तों नीचे क्या चल रहा है, आप नीचे समझिए साउथ इंडिया में क्या चल रहा है। मैंने नहीं बताया केरल और तमिलनाडु में जो है मौर्य नहीं है, तो केरल और तमिलनाडु में दोस्तों इसी समय क्या चल रही है पता है आपको, संगम एज चल रही है, संगम एज। इसी समय केरल और तमिलनाडु में क्या चल रही है, संगम एज चल रही है, और ये संगम एज बहुत समय तक चलेगी। ठीक है, संगम एज का मतलब क्या है, संगम एज का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे पोएट हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर पूरी ये बेस्ड है, पोएट के ऊपर संगम एज। तो संगम पीरियड की दोस्तों अगर बात की जाए तो उस समय का एक पोएट था, उसके अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि साउथवार्ड जो अशोक ने, साउथवार्ड जो मौर्य ने एक्सपेंशन की है, ठीक है, तो वो जो है अलायंस में की है। अलायंस मतलब एक दोस्तों कोसार कुछ लोग थे। ठीक है, कोसार कर्नाटक में रहते थे। ठीक है, कोसार, तो उनके साथ मौर्य ने जो है अलायंस बना करके साउथवार्ड एक्सपेंशन की है, कर्नाटक के कोसार, KOSHAR। ठीक है, तो मौर्य जो है साउथ की जो पॉलिटिक्स थी उसमें कंटिन्यू इंटरफियर करते रहते थे मौर्य। ठीक है, और दोस्तों मौर्य एम्पायर की लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे डिटेल में अगर हमें कहीं जानकारी मिलती है, और दोस्तों UPSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे राजू का पूछा था 2025 में, तो उसके बारे में दोस्तों हमें जानकारी मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत डिटेल में मिलती है। उसका नाम है आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, अब मेगास्थनीज का इंडिका। इससे हमें जो है मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत ही डीपली जानकारी प्राप्त होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। क्या देखने जा रहे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम समझने जा रहे हैं दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो हालांकि इसको मैं बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी बस मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, इस पर एक लेक्चर लेंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जिनका ऑप्शनल होता है उनको भी पढ़ना पड़ता है, और GS में भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से जो है हम पूरा ही पढ़ा देंगे, तो हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर अलग से नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कौटिल्य ने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। आपका सवाल ये होगा कि सर अर्थशास्त्र में अर्थ क्यों लिखा है, मतलब है तो ये पॉलिटिकल थॉट, लेकिन जो है ये अर्थ क्यों लिखा है। अर्थ का मतलब तो पैसा होता है, इकोनॉमी से होता है, क्योंकि चाणक्य का दोस्तों मानना था कि E=E। इनको एकदम फार्मूला क्लियर था, E=E, एम्पायर इज इक्वल टू इकोनॉमी। आप एम्पायर तब तक नहीं बिल्ड कर सकते जब तक आपके पास इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। इसलिए जो है जो चाणक्य हैं वो पूरी तरीके से फोकस किस पे करते हैं, ये दोस्तों एक विज्ञान बताते हैं जिसका नाम है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। यानी कि आपके पास पैसा अपार होना चाहिए स्टेट के पास, और स्टेट को कंटिन्यू एक्सपेंशन करते रहना चाहिए। अगर स्टेट एक्सपेंशन नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं अपने साम्राज्य को, तो स्टेट जो है, जैसे मान लीजिए बालक बड़ा हो रहा है तो उसकी खान पान की डिमांड भी तो बड़ी हो रही है ना, इसीलिए स्टेट को कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए, एक्सपेंशन करते रहना चाहिए। तो ये चाणक्य जो है अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक कैसी, अर्थशास्त्र नाम कैसा है, अर्थशास्त्र दोस्तों एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, यानी कि ये जो है मटेरियल वेलबींग की जो है साइंस है। और ये दोस्तों साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी है, क्योंकि राज्य को कैसे चलाना है इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा अर्थशास्त्र में की जाती है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र की तुलना में अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो ये कहता है कि मटेरियल वेलबींग जो है,
यानी कि जो मटेरियल वेलबींग है वो जो है सुपीरियर है किससे, धर्म से, ठीक है, बात समझ रहे हो। यानी कि जो मटेरियल वेलबींग है वो सुपीरियर है किससे, धर्म से। धर्म का मतलब सुपीरियर, स्पिरिचुअल वेलबींग। धर्म क्या होता है, स्पिरिचुअल वेलबींग। और काम, सेंसुअल प्लेजर। दोस्तों मटेरियल वेलबींग इन्होंने बताया कि सुपीरियर है किससे, धर्म और काम से। अर्थशास्त्र दोस्तों कहता है, पॉलिटिकल थॉट बताता है, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके बारे में है, अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य के जो पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में है। और जो है आचार्य चाणक्य के पॉलिटिकल थॉट थे, जो राजनीतिक विचार थे, और इनकी थॉट के बारे में, पॉलिटिकल थॉट के बारे में आचार्य चाणक्य के। चाणक्य का दोस्तों नाम मैंने विष्णुगुप्त कल आपको बताया था। और दोस्तों चाणक्य को जो है ना, इटली का एक दोस्तों चाणक्य के जैसा ही व्यक्ति हुआ, ठीक है, जिसका नाम था निकोलो मैकियावेली, ठीक है, जिसने द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार लिखी थी। दोस्तों निकोलो मैकियावेली आप जरूर जानते होंगे। चाणक्य की तुलना उससे की जाती है क्योंकि मैकियावेली भी जो है पॉलिटिक्स की सच्चाई को एक्सपोज करते हुए सब कुछ बताता है कि कैसे राजा को जो है शासन किया जाता है। तो मैकियावेली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, लेकिन हर कोई उसको मतलब जो है उल्टा सीधा बोलता है मैकियावेली को कि पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है, तुम गलत बोल रहे हो, ये तो अनएथिकल है। सच्चाई दोस्तों पूरी दुनिया में यही है कि पॉलिटिक्स हर कोई अनएथिकल ही करता है, लेकिन मैकियावेली ने सच्चाई बता दी तो उसको जो है कहने लगे कि वो अनएथिकल बता रहा है, जबकि अनएथिकल हर नेता है। तो चाणक्य की तुलना दोस्तों मैकियावेली से होती है। हम ये भी देखेंगे मैकियावेली चाणक्य में डिफरेंस क्या है। चाणक्य तो दोस्तों मैकियावेली से बहुत बड़े हैं, समझ रहे हो, मैकियावेली तो बाद में आया है, ठीक है, चाणक्य तो बहुत पहले आया है, बड़ी बात है। दोस्तों बुक जो है ये बहुत सेंचुरी तक खोई हुई थी, ठीक है, लेकिन बाद में जो है पाम लीव्स पे, यानी कि पाम की पत्ती पे जो है ये रीडिस्कवर हुई। कब, 1905 में आर रामा शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा, आर रामा शास्त्री ने जो है इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। और दोस्तों माना जाता है कि ये बुक जो उन्होंने डिस्कवर की ये 250 AD की होगी, 250 AD की होगी, ठीक है, यानी कि कौटिल्य के बहुत समय की बात की, ठीक है। तो कौटिल्य जो है ऐसा माना जाता है कि 250 AD की थी, यानी कि 250 AD की थी। और इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, वहाँ के रूलर्स के बारे में, इफेक्टिव गवर्नमेंट वहाँ पे कैसा सिस्टम था, डिप्लोमेसी कैसे होती थी, कूटनीति कैसे होती थी, युद्ध कैसे होते थे। तो ये मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में है कि कैसे जो है युद्धों को जीता जाता है। तो तमाम प्रकार के जो हथकंडे हैं वो सारे उसमें बुक में जो है बताए गए हैं। और यहाँ पे जो है डिटेल में बताया गया किसके बारे में, लॉ के बारे में, प्रिजन जेल के बारे में, टैक्सेशन कर कैसे लिया जाएगा, इरिगेशन सिंचाई कैसे ली जाएगी, एग्रीकल्चर की व्यवस्था क्या होगी, माइनिंग कैसे होगी, फोर्टिफिकेशन कैसे होगा, क्वाइनेज क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्पाइस सिस्टम। चाणक्य की बुक की जो अर्थशास्त्र है उसमें स्पाइस सिस्टम एक बड़ी यूनिक चीज़ है। स्पाई का मतलब होता है जासूस, ठीक है। तो चाणक्य जो है जासूस हमेशा रखते थे, ठीक है। तो ये जासूस का पूरा सिस्टम बताते हैं, इसको हम स्पेनोस सिस्टम कहते हैं। जासूस कई चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे विदेशी जो देश है उसके जो वहाँ पे क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो उनको जानना। दूसरा पीपल्स यानी कि जनता के बीच में अगर कोई भ्रष्टाचारी करप्शन कर रहा है तो वहाँ से भी जासूसी इंटेलिजेंस जुटाना। तो जासूस का सिस्टम एक अलग प्रकार का सिस्टम था जिन्होंने अपनी बुक में जो है बताया है। आइडिया अगर कौटिल्य की बात की जाए अर्थशास्त्र के, मोस्टली प्रैक्टिकल हैं, ये कोई आइडियलिस्ट बात नहीं करते हैं, ये राजनीतिक एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और अनसेंटिमेंटल हैं। अनसेंटिमेंटल मतलब कोई भावनात्मक दृष्टिकोण से ये बुक नहीं लिखी गई है, एकदम प्रैक्टिकल आइडिया है पॉलिटिक्स के। कौटिल्य जो है कई बार कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं। क्यों, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि जो तुमसे कमज़ोर उसको असैसिनेट कर दो, मतलब मार डालो और कब्जा कर लो। तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये गलत बात है। तो ये यही बताते हैं कि जब पावरफुल हो तो जो है दोस्ती कर लो, कमज़ोर हो तो जो है ख़त्म कर दो और कब्जा कर लो, ठीक है। तो ये भी बताते हैं कि कब जो है किसको मारना है, ठीक है। ये जो है सीक्रेट एजेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी कि गुप्तचर के बारे में। और कब ये बताते हैं कि ट्रीटी को कब वायलेट करना है, यानी कोई समझौता अगर आपने किया है तो उसको कब वायलेट करना है ये भी बताते हैं। तो ये मतलब पूरे तरीके से अनएथिकल लग रहा होगा आपको, ठीक है। पॉलिटिक्स दोस्तों इसी के बारे में होती है, पॉलिटिक्स यही होती है, ठीक है, जिनको नहीं समझ है, ठीक है। मैं तो उसका स्टूडेंट हूँ। और ये कहते हैं कि स्पाई सिस्टम जो है मिनिस्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जासूस जो है अपने मंत्रियों के लिए भी। दोस्तों ये राइट करते हैं मॉरल ड्यूटी ऑफ द किंग। इन सब के बावजूद भी जो है ये किंग की कुछ मॉरल ड्यूटी बताते हैं। और पैटर्नल डिस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट ही देते हैं। पैटर्नल डिस्पोटिज्म का मतलब होता है कि राजा है
उसको पिता की तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये पैटर्नल डिस्पोटिज्म का जो है कॉन्सेप्ट देते हैं। और एक रूलर की जो है ड्यूटी निर्धारित करते हैं, यानी कि एक रूलर की, एक शासक की ड्यूटी क्या होती है। तो हमारे देश में हर नेता को ये पता होना चाहिए, जो भी हमारे देश का पीएम बनता है। देखिए क्या ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, यानी कि प्रजा की खुशी ही राजा का खुश सुख है। उनका कल्याण ही, देयर वेलफेयर इज हिज, उनका कल्याण ही जो है उसका वेलफेयर है। हिज ओन प्लेजर इज नॉट हिज गुड बट द प्लेजर ऑफ हिज सब्जेक्ट इन दिस गुड। और प्रजा का दोस्तों जो प्लेजर है वही राजा का प्लेजर है, यानी कि सुख है। तो प्रजा के सुख में ये जो है राजा का सुख बताते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है चाणक्य के बारे में जो अच्छी लगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले जनता को रखते हैं। वहीं पे दोस्तों एक और बुक है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है मेगास्थनीज की इंडिका। ये ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की है। ये दोस्तों ग्रीक से आया हुआ था एक बंदा जिसका नाम था मेगास्थनीज। इंडिका लिख के जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिका जो है यही नाम से भारत का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। भारत का इंडिया नाम किससे पड़ा हुआ है? इंडिका से, ठीक है। इंडिका से भारत का नाम इंडिया पड़ा हुआ है, ये आप थोड़ा सा याद समझ लीजिएगा। हालांकि भारत का नाम जो है एक कहानी और भी है, ठीक है दोस्तों। एक भरत थे, ठीक है, भरत। और भरत की जो है माँ का नाम शकुंतला था, ठीक है। और ठीक है, तो शकुंतला जो है, शकुंतला के बेटे थे भरत। तो कुछ लोग कहते हैं दरअसल उनके पिता का नाम राजा दुष्यंत था, तो दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था और उनकी माता का नाम शकुंतला था। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। एक ये भी प्रचलित कहानी है। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। फिलहाल हमें नाम पे उतना नहीं जाना है, और ठीक है फिलहाल मुद्दे पे बात करते हैं। भाग का मतलब दोस्तों होता है उजाला, रोशनी, लाइट, ठीक है। भाल, भोर हुई, ठीक है। तो भाज शब्द जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब लाइट हो जाता है। और भारत जो निरंतर प्रकाशमान करने में अनवरत लगा रहता है उसी को हम भारत कहते हैं। ये दोस्तों व्याख्या काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी उचित लगती है। भा शब्द जहाँ पे भी लगेगा वहाँ लाइट से तात्पर्य होता है, भा से, समझ रहे हो। और भारत है यानी कि भारत किस में अनवरत लगा हुआ है? प्रकाश को फैलाने में, भारत, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेगास्थनीज जो था ये इस इंडिका बुक लिखता है। इसको बेचता कौन है? याद करो बेटा, मैंने तुम्हें परसों वाले लेक्चर में क्या बताया था कि सिकंदर जो है बैठा के जाता है ग्रीक्स में से, और उसी का एक राजा है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को ही तो चंद्रगुप्त वो सिकंदर बैठा के गया था, अपना चला गया था वापस। तो सेलुकस निकेटर जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में भेजते हैं, कहते हैं जय हो महाराज, ठीक है। तो मौर्य की कैपिटल दोस्तों पाटलिपुत्र थी। ये बुक जो है सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन इसके फ्रैगमेंटेड जो पीस है वो लेटर ग्रीक्स और लैटिन वर्क में जो है देखने को मिलते हैं। यानी कि बाद के जो ग्रीक वर्क हुए ना, इसकी बुक सरवाइव नहीं कर पाई। इसके फ्रैगमेंटेड जो प्रिजर्वेशन है वो हमें लेटर ग्रीक्स में मिलते हैं, यानी कि बाद में जो ग्रीक लिखे गए वर्क्स, और जो है लैटिन वर्क जो थे जैसे डियाडोरस का, ठीक है। डियाडोरस कौन है? तो डियाडोरस दोस्तों एक हिस्टोरियन है। डियाडोरस क्या है? एक लैटिन वर्क है, ठीक है। लैटिन वर्क ये लिखते हैं। डियाडोरस क्या लिखते हैं? लैटिन वर्क, ठीक है। तो लैटिन लिखते हैं, तो ये एक हिस्टोरियन है डियाडोरस। ये डिस्क्राइब करते हैं अलेक्जेंडर का इंडिया कैंपेन और प्रोवाइड करते हैं एक जनरल डिस्क्रिप्शन इंडिया की उस समय की। तो डियाडोरस में जो है हमें मेगास्थनीज के बारे में, इंडिका के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। इसी तरीके से पानी पी लें। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो की हम जब बात करें तो क्या आ गया? ये दोस्तों स्ट्रैबो है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मिसिंग है। स्ट्रैबो, STRABO, स्ट्रैबो। ये ज्योग्राफर था और इसकी बुक जो है ज्योग्राफी पे लिखी गई है, इंडिया और पर्सिया की ज्योग्राफी को लेकर के। फिर दोस्तों एक प्लिनी थे। प्लिनी का मतलब PLINY। प्लिनी भी दोस्तों जो है एक रोमन स्कॉलर थे, ठीक है। और इन्होंने जो है मेगास्थनीज के कुछ ऑब्जर्वेशन को नोट किया है, साइट किया है अपनी बुक वर्क में, ठीक है। तो प्लिनी जो है एक रोमन स्कॉलर थे, एरियन।
आर्यन जो है ये स्टेट्समैन एंड सोल्जर्स और ये जो है स्टेटमेंट्स और जो सोल्जर थे, ठीक है, उनके बारे में जो अलेक्जेंडर का कैंपेन था, ठीक है, और ये एडमिरल मैंने आपको बताया था कल कि एडमिरल नियारकुस, इनका जो वोयज था जो बेबीलोनिया वापस जाता है और बेबीलोनिया में जो अलेक्जेंडर की जो है मृत्यु होती है, तो उसके बारे में इसमें जानकारी सब कुछ है, जिसका नाम है आर्यन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिका जो है डिस्क्राइब करती है सब कॉन्टिनेंट की, जो ये इंडिका इसकी बुक है, ठीक है, मेगास्थनीज की, और ये इंडिका जो है डिस्क्राइब करती है सब कॉन्टिनेंट का साइज और शेप, यानी कि इंडिया के बारे में साइज बताता है और शेप बताता है। तो ये कहता है कि इंडिया क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है, किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है, और ओशियन से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? ओशियन से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? ओशियन से, साउथर्न टिप पे और ईस्टर्ली साइड पे, ठीक है। सॉइल, क्लाइमेट, रिवर, प्लांट, एनिमल, ठीक है, और ये लेंथी डिस्क्रिप्शन देता है एलिफेंट की, हॉर्स की, मंकी की, ठीक है। ये जो है इसके बारे में क्यों बता रहा है? इसके बारे में इसलिए बता रहा है, ये क्या बता रहा है भारत के बारे में? सॉइल के बारे में बता रहा है, क्लाइमेट के बारे में बता रहा है, रिवर के बारे में बता रहा है, प्लांट के बारे में बता रहा है, एनिमल के बारे में बता रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा है? और ये बता रहा है एलिफेंट, मंकी के बारे में, हॉर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि ग्रीक्स जो थे ना वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इन चीज़ों में, ठीक है, कैप्टिवेटेड थे इंडियन एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। और ये जो है प्रोड्यूस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लीजेंड के बारे में, फॉक फोरम के बारे में बताता है। तो ग्रीक्स जो है इंडियन वर्शिप के बारे में बताते हैं, जैसे भारत में उस समय लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप होती होगी, और एड्रेस करते हैं लॉर्ड कृष्णा को। ये कैसे एड्रेस करते हैं? वो नाम याद कर लो, नहीं तो यूपीएससी मान लो ऐसे डाल देगी कि बताओ डियोनिसस ये नाम किसका है? लॉर्ड कृष्णा का है, ठीक है। तो ये उस लॉर्ड कृष्णा को डियोनिसस कह के पुकारते हैं, और हरकुलस भी कह के पुकारते हैं। हरकुलस मतलब हरक्यूलस, ठीक है। तो ये नाम आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा को ऐसे पुकारते हैं। दोस्तों इन्होंने इंडियंस को बहुत ऑनेस्ट बताया था, क्योंकि थेफ्ट बहुत रेयर थे, और ग्रेट कैरेक्टर और मोरल वैल्यू बताई थी। और मेगास्थनीज के बारे में ये माना जाता है कि ये जो है सब बैठे बैठे राजा हमें लगा ये गया है कहीं नहीं था, ये जो है मूर्खों के तरीके से सब अच्छी अच्छी बातें दरबार में बैठ के लिख रहा था, ठीक है। मतलब इस पर बहुत सारे आरोप है कि इसने मेगास्थनीज में बहुत उल्टा सीधा जो है सब ऐसे पता नहीं झूठ बोले हुए बहुत सारे, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है ग्रेटली इम्प्रेस था कंटिनेंट से, ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी जो इंडिया के लोगों के पास थी, संपन्नता। इसने दोस्तों लिखा था कि फाइमिन हैज नेवर विजिटेड इंडिया एंड देयर हैज नेवर बीन अ जनरल स्कैरसिटी इन द सप्लाई ऑफ न्यूरिशिंग फूड एंड इवन द टाइम्स ऑफ वार द इंडियन वुड नेवर ravage the cultivated soil as was done by the other nation but would fight their battles away from agriculture field, allowing the tillers of the soil to carry on cultivation even when battles were raging। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है। ये कह रहा है कि भारत में कभी फैमिन आया ही नहीं, और कभी भी अगर बैटल होता था तो बैटल में जो है कृषि कंटिन्यू चलती रहती थी, एग्रीकल्चर होता रहता था, बैटल हम कोई दूसरी जगह लड़ लेते थे। तो ये बात कौन कह रहा है? मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कह रहा है कि फैमिन भारत में कभी आए नहीं। झूठ लिख रहा है। मेजर फॉल्ट जो है मेगास्थनीज के वर्क की आप समझ लीजिए, ये देखो कितनी मिस्टेक करता है, ठीक है। ये अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस कर लेता है इंडियन पाक फोर की, मतलब कोई भी चीज़ एकदम सब एकदम सही हो, सब चंगा से ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई क्रिटिकल है ही नहीं। तो ये आइडलाइज करने का प्रयास कर रहा है कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को। हो सकता हो कि रिसो तिसो तो समझ भी चलती हो सकता है चंद्रगुप्त ने तो कह दिया हो कि जो है एक काम करो, ये जो है पैसा ले लो, लिख दो बढ़िया बढ़िया, जैसे आज नेता लोग यही करते हैं, ठीक है। तो इसने आइडलाइज इंडियन कल्चर को करने की कोशिश की है, ठीक है, किसके स्टैंडर्ड से? ग्रीक फिलॉसफी से। तो जैसे ग्रीक फिलॉसफी थी वैसे इसने सोचा कि इंडियन कल्चर को भी आइडलाइज कर दो, तो इसने करने का यही प्रयास किया है। मेगास्थनीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किससे? हेरोडोटस से। हेरोडोटस वही कल वाला जो बताया था, क्योंकि वो भी इजिप्शियन सोसाइटी को 7 क्लास में बांटता है प्रोफेशनल के क्राइटेरिया के बेस पे। तो हेरोडोटस जो था, जिसको हिस्ट्री फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री कहते हैं, तो हेरोडोटस ने इजिप्ट की सोसाइटी को 7 क्लास में बांट रखा था प्रोफेशनल के आधार पे। और दोस्तों इसने भी वही कॉपी कर दिया, कहाँ का तीर वो कहाँ चला दिया। इसने भी जो है इंडिया को जो है 7 कास्ट में डिवाइड कर दिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो इसने जो है 7 कास्ट बताई कौन कौन सी थी?
इसने बताया था ब्राह्मण एंड श्रमणा, फार्मर, हार्ट्समैन, हंटर, आर्टिसन, ट्रेडर, सोल्जर, ओवरसियर, किंग के काउंसलर। तो इसने 7 कास्ट हमारे भारत में बताई थी, उसी का कॉपी करके, हेरोडोटस वाला। ठीक है, ये बात समझे भाई? जबकि भारत में था कैसे सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था, कल भी पढ़ाया था। तो मेगास्थनीज जो है इंडिया के 2 कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है, एक तो इंडोगैमी और एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। इंडोगैमी और एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, इसके बारे में बताता है। यानी कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन था वो हेरिडिटरी था और इंडोगैमी थी। स्ट्रैबो भी जो है, जो स्ट्रैबो नहीं ज्योग्राफर था, उसने भी काफ़ी गलत बात लिखी हुई है। वो कहता है कि इंडियंस वर इग्नोरेंट ऑफ राइटिंग एंड स्मेल्टिंग। वो कहता है कि इंडियंस को पता ही नहीं था कि राइटिंग क्या होती है, स्मेल्टिंग क्या होती है। स्ट्रैबो कह रहा है, और कह रहा है कि इन्होंने कभी ड्रिंक नहीं पी, सिर्फ सेक्रीफाइस को छोड़ करके। तो ये देखो क्या लिख रहा है, ये गलत लिख देता है। पहले तो बोल रहा है कि राइटिंग और स्मेल्टिंग हमें पता ही नहीं है। अब इस बेवकूफ़ को कौन बताया कि चाकुलिथिक एज में देखो हमने क्या किया है। ठीक है, और राइटिंग तो आ चुकी होगी क्योंकि बुद्धिज़्म तो ऊपर था ना, बुद्धिज़्म पहले आया था ऊपर, तो राइटिंग आ ही चुकी होगी, गलत लिख दिया। और इसने बोला कि ड्रिंक कभी की नहीं है सेक्रीफाइस को छोड़ करके, जबकि सोम वगैरह तो हमने तुम्हें वैदिक पीरियड में बताया था। इवन विद दीज फॉल्ट्स, मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, दोस्तों इतनी फॉल्ट के बावजूद भी जो है, आप ऐसे आखिरी में अंत में जो है लिखोगे, कितनी फॉल्ट के बावजूद भी जो है हमें एक मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में अच्छी खासी जानकारी इनसे पता चलती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ आप क्या समझे, किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ रहे हो ना तो बहुत होश में पढ़ो, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो मॉडर्न डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर मॉडर्न डायनेस्टी के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनका समय ये है 300। ये देखो कोई क्लियर नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। तो ये लार्ज आर्मी इनकी थी नंदा डायनेस्टी की, उस वही आर्मी जो है चंद्रगुप्त को मिल जाती है, और जिससे फिर वो जो है पूरे भारत को कब्जा करने निकलते हैं। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य का ओरिजिन के बारे में बहुत सारी एम्बिग्विटी है, मतलब कोई पता नहीं है कि ये मौर्य कहाँ इनका ओरिजिन होगा, और टेक्स्ट टू टेक्स्ट वेरी करता है कि पता नहीं कहाँ इनका फैमिली है। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ हैं, जैसे दीर्घ निकाय, महावामसा, दिव्य बदान, ये मौर्य का जो है बिलोंग बताते हैं क्षत्रिय से। ठीक है, क्षत्रिय मौर्य क्लान। ये कौन बता रहा है? दिग्ग निकाय, दीघा निकाय, दीर्घ निकाय, महावामसा, दिव्य बदान, ये क्षत्रिय क्लान बताते हैं, जो शाक्य से रिलेटेड है। शाक्य वही गौतम बुद्ध वाले। ठीक है, और ऐसा ये किस लिए बताते हैं? ताकि इनको हायर स्टेटस का दिखाया जा सके, इनकी फैमिली को। लेकिन जो ब्राह्मणिकल सोर्स हैं, अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे देखो पेंच है, ये क्या बता रहे हैं कि ये शाक्य क्लान के होंगे, क्षत्रिय होंगे। बता कौन रहा है? दिग्ग निकाय, महावामसा, दिव्य बदान। ये हैं कैसे टेक्स्ट? बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। बुद्ध थे कहाँ के? शाक्य के थे। समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो ब्राह्मणिकल सोर्स की अगर बात की जाए तो इनको ये जो है शूद्र मानते हैं और हेरेटिक्स मानते हैं। शूद्र और हेरेटिक्स मानते हैं। ब्राह्मणिकल इनको शूद्र और हेरेटिक्स क्यों मानते होंगे? क्वेश्चन लगाओ। अबे रंदू कब कट जाए, कब बत्ती चली गई? बंद कर दी, कट ना जाए। देखो देखो, तो फिर एक काम करो, कितने बजे जात बत्ती? 9 बजे। तो एक काम करो, अब 15 मिनट 20 मिनट हो बचो, फिर हम बुला दिए तो भले। देखो बंद करो, देखो बंद करो, देखो तो मैं क्या बोल रहा था, ब्राह्मणिकल सोर इनको शूद्र बताते हैं और हेरेटिक्स बताते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है, देखो ब्राह्मणों ने हर उस व्यक्ति को नीचा या बाहरी या फॉरेनर, एलियन, उन सबको बोला हुआ है जो ब्राह्मण
की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन सबको बोला हुआ है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई जो है ब्राह्मण वाला रिचुअल नहीं किया है, सैक्रिफाइस नहीं किया है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी लेजिटिमेसी को गिरा दो। जैसे किसी को अगर तुम ख़त्म ना कर सको तो उसकी जो है बुराइयाँ करना स्टार्ट कर दो, उसके चरित्र का बर्बाद करना स्टार्ट कर दो। तो ब्राह्मणों ने हमेशा यही किया हुआ है, ठीक है। यही जो है इतिहास में आपको मिलेगा देखने को। जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को स्वीकार नहीं करेगा उसके बारे में शूद्र लिख दिया जाएगा, हेरेटिक्स लिख दिया जाएगा, एलियन लिख दिया जाएगा, कुछ भी लिख दिया जाएगा, और फिर उसका समाज में होगा बाइकआउट। ठीक है। फैमिली हैज़ आल्सो बीन बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद नंदा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि समाज बहुत पहले से जो है वो अनऑर्थोडॉक्स रहा है। अनऑर्थोडॉक्स मतलब वो ज़्यादा इतना नहीं मानता है ब्राह्मणों के बारे में, ठीक है। तो ऐसा भी दोस्तों कई बार माना जाता है। अच्छा, ये चंद्रगुप्त जो थे ना वो जैन धर्म से थे, तो फैमिली जो है ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि नंदा डायनेस्टी से एसोसिएटेड हो इनकी फैमिली। जैसे विष्णु पुराण है ना, पुराण मैंने 18 बताए थे, उन्हीं में से एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में बताया जाता है कि इसकी फैमिली नंदा से एसोसिएटेड थी। चंद्रगुप्त जो है एल्डेस्ट सन थे मौर्य के। नंदा किंग, नंदा जो किंग नहीं, नंदा डायनेस्टी थी, उसी का एक राजा था जिसका नाम था सर्वात सिद्धि, ठीक है। सर्वात सिद्धि जो राजा था नंदा किंग का था, जो मूरा इनकी माँ का नाम बताते हैं, जो एक डॉटर थी किसकी, वृषला। वृषला का मतलब होता है हंटर। तो एक शिकारी की बेटी मूरा, मूरा का विवाह होता है सर्वात सिद्धि से। सर्वात सिद्धि नंदा किंग है, तो उनसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम चंद्रगुप्त है। तो विष्णु पुराण में ये बात लिखी हुई मिलती है। तो मैंने 3 आपको बातें बताई कि चंद्रगुप्त का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, उसके बारे में अलग अलग लोगों की मान्यता है। बुद्धिस्ट बताते हैं कि शाक्य क्लान से क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण बताते हैं कि शूद्र होंगे, और विष्णु पुराण बताती है कि ये नंदा डायनेस्टी से होंगे। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने की बात आ चुकी है। तो मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड की गई थी, ठीक है, चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त ने जो है इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त ने जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था अपने आप को पंजाब में, और फिर जो है ईस्ट वार्ड इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपने आप को कहाँ इस्टेब्लिश किया था, पंजाब में, फिर ये ईस्ट वार्ड मुड़े। दोस्तों ये मौर्यन एम्पायर है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये नंदा एम्पायर में इतना था, नंदा एम्पायर में इतना था। ये दोस्तों पाटलिपुत्र है जो कैपिटल थी मौर्य की। बंद करो, देखो नहीं, पानी नहीं भरी हो। पंजाब से फिर ये मूव हुए ईस्ट वार्ड की ओर, ठीक है। कंट्रोल इन्होंने जो है मगध पे कर लिया, कंट्रोल जो है मगध पे कर लिया। ईस्ट वार्ड, पहले पंजाब पे कब्जा किया चंद्रगुप्त ने, फिर जो है ईस्ट वार्ड मुड़े मगध की ओर, क्योंकि इन्होंने आसपास से खाना स्टार्ट किया। क्योंकि अगर जो है आप चावल खाओगे तो पूरा, अगर बीच से खाओगे तो गर्म होगा। तो इन्होंने जो एक बार इसी घटना देखी, इसे बताया जाता है कि आसपास से खाओ, तो इन्होंने आसपास से खाना स्टार्ट किया, पंजाब से ईस्ट वार्ड की ओर बढ़े, फिर मगध पे कब्जा किया। चंद्रगुप्त ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसको मॉरल ड्रॉन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो वही बात लिखी हुई है, ठीक है। इन्होंने एक वुमेन को देखा था कि अपने बच्चे को खिला रही थी, तो इन्होंने देखा ये, इन्होंने पर पहली बार ये नंदा से हार गए थे। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार जब नंदा से भिड़े थे ना तो ये हार गए थे। फिर उन्होंने एक देखा एक वुमेन को, वो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तो वो आसपास से खिला रही थी। जैसे ना हम लोग जब खाना खाते हैं तैड़ी खिचड़ी, तो उसको हम आसपास से खाते हैं, छोटा छोटा करके खाते हैं, बीच से थोड़ा खाते हैं कि बीच से उठा के खाने लगे। तो इनको समझ आया कि अगर हमें खाना है नंदा डायनेस्टी को, आसपास से खाओ, छोटा 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 छोटा। ये इनको समझ आ गई। दोस्तों इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है ग्रीक स्कॉलर के द्वारा, जैसा कि विलियम जोन्स ने पता किया।
दोस्तों विलियम जोन्स का नाम आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे विलियम जोन्स। तो एक ग्रीक स्कॉलर के बारे में, ग्रीक स्कॉलर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के बीच में जो है मीटिंग भी बताते हैं ग्रीक सोर्स। ठीक है, चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के बीच मीटिंग भी बताते हैं ग्रीक सोर्स कि चंद्रगुप्त जो है अलेक्जेंडर का मीटिंग हुआ था, जो कि अभी तक आपको नहीं पता चली होगी, नई बात पता चल रही है। और चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का कॉन्फ्लिक्ट भी जो है हमें देखने को मिलता है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो अलेक्जेंडर का एक जनरल था जो उसको बैठा गया था अपनी मृत्यु से पहले साउथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था 301 BC में। और सेल्यूकस निकेटर को बदले में फिर क्या करना पड़ा था पता? सेल्यूकस निकेटर को कंपेल्ड कर दिया था, कंपेल्ड कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया था? कंपेल्ड। अब सीधी सी बात, जो हारेगा उसको कुछ देना पड़ेगा ना। अगर सेल्यूकस निकेटर हारा है तो सेल्यूकस निकेटर को कुछ तो भैया देना पड़ेगा। तो सेल्यूकस निकेटर मैं आपको बता दूं क्या दिया था पता? अरकोसिया देना पड़ा था सेल्यूकस निकेटर को। क्या देना पड़ा था? अरकोसिया, अराकोसिया। अब अराकोसिया क्या होता है? तो अराकोसिया कंधार को कहते हैं। ठीक है, कांधार नाम याद कर लो। अब आपसे हो सकता मैचिंग करवा दे, अराकोसिया का मतलब कांधार। ठीक है, और गेद्रोसिया, गेद्रोसिया किसको कहते हैं? बलूचिस्तान को, जो आज अलग होना चाहता पाकिस्तान से। और परापोमी सदई, परापोमी सदई, परापोमी सदई किसका नाम था? ये अफगानिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में जो काबुल और हरात और जो गांधार पड़ते हैं ना, वो वाली ज़मीन। और बदले में 500 हाथी, ये जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दिए थे, जब चंद्रगुप्त ने हरा दिया था किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो ये जलवा था एक ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सेल्यूकस जो है एक एम्बेसडर भेजता है मौर्य किंग कोर्ट में, मेगस्थनीज, जो है इंडिका लिखता है आगे चल करके, यही सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चीफ आर्किटेक्ट अगर मौर्यन एम्पायर की बात की जाए तो वास्ट एम्पायर था, जिसमें बिहार आता था, नेपाल आता था, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आता था और डीकेन आता था। ठीक है, तो ये सब जो आते थे मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, तो एक बड़ा एम्पायर था। जैन टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त ने जो है जैनिज्म अडॉप्ट किया था। और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रवण बेलागोला, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये श्रवण बेलागोला जैन धर्म के लोगों के लिए, वो पता होगी उनको, मैसूर के पास पड़ती है। तो इन्होंने भद्रबाहु, भद्रबाहु दरअसल जैसे एक थे स्थूल बाहु, एक थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो है वो इनकी दरअसल जैन धर्म में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दो लोग हैं जो मेन है जैन धर्म के, एक भद्रबाहु एक स्थूल बाहु। तो भद्रबाहु जो है इनको सल्ले खाना की प्रैक्टिस करवाते हैं यहीं पे श्रवण बेलागोला में। ये कहाँ पड़ता है? मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, आपने देखा कि बहुत ऊंची प्रतिमा भी है कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में जैनिज्म कैसे पहुंचा ये मैं कब बताऊंगा? जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिंदुसार की बात की जाए, अब इसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम था बिंदुसार, नाम ही आप देख रहे हो बिंदुसार। तो ग्रीक राइटर था, इसको एमिट्रोकैटस भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? एमिट्रोकैट्स, यानी कि डिस्ट्रॉयज ऑफ द फौज, समझ रहे हो, मतलब खतरनाक आदमी था। अमित्रघात भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो है ये किलर था अपने दुश्मनों का। ठीक है, महाभाष्य इसको क्या कहते हैं? महाभाष्य जो टेक्स्ट है इसको क्या कहते हैं? अमित्रघात। बुद्धिस्ट सोर्स जो है बिंदुसार के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, आजीविका सेक्ट जो है, लेकिन आजीविका जो सेक्ट है, आजीविका पता होना चाहिए। मैं जब बुद्ध धर्म पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको आजीविका वगैरह बताऊंगा। आजीविका, ठीक है, तो आजीविका एक सेक्ट था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। ठीक है, ये दरअसल थोड़ा सा मतलब एक नालायक बच्चा नहीं होता वैसे आजीविका था। ठीक है, मतलब नालायक नहीं कह दीजिए, ठीक है, गलत मैंने वर्ड यूज़ कर दिया, मतलब थोड़ा सा जो विद्रोही टाइप का लड़का होता है, जैसे औरंगजेब था वैसे ही था आजीविका। ठीक है, जैन धर्म और शायद इसी का रिलेटेड कुछ है, आजीविका वगैरह बताएंगे। ठीक है, ये अलग है, मतलब थोड़ा सा इसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो आजीविका सेक्ट जो है इसके बारे में मेंशन करता है। मैं आपको बता दूं, आजीविका ना तो बुद्धिज्म है ना जैनिज्म है, ये अलग बिगड़ैल औलाद है। तो आजीविका जरूर जो है बिंदुसार की बताता है कि अशोक की फ्यूचर जनरेशन की ग्रेट नेशन के बारे में। ठीक है,
तो ये बस इतना है। बुद्धिस्ट टेस्ट इसके साइलेंट है बिंदुसार के ऊपर। इसने लैंड जीता था 2 सी के बीच का, यानी कि अरब सी और बे ऑफ बंगाल के बीच की लैंड इसने कब्जा ली थी। उस समय के दोस्तों एक तिब्बतन मॉन्क थे जिनका नाम था क्या, उस समय के तिब्बतन एक मॉन्क थे जिनका नाम था तारानाथ। ये इंडियन बुद्धिज्म है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म बताते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज्म बताते हैं। ये कहते हैं कि बिंदुसार से ग्रेट लॉर्ड्स चाणक्य डिस्ट्रॉयड द नोबल्स एंड किंग्स ऑफ 16 टाउन्स। तो चाणक्य जो थे ना बिंदुसार के साथ मिलके, इन्होंने 16 जो टाउन थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न सी पे सब कब्जा कर लिया था। यानी कि चाणक्य ने बिंदुसार के साथ मिलके अरब सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में सब जीत लिया था। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन बताता है, ये बताते हैं तारानाथ। ठीक है, तारानाथ इंडियन बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं। तारानाथ तिब्बतन मॉन्क है दोस्तों। तिब्बतन मॉन्क की कहानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वहाँ पे भी एक तिब्बतन मॉन्क की थ्योरी है, जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मैंने कल पढ़ रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, बिपिन चंद्रा की, तो इसमें मैंने कल पढ़ा था उसके बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता है वो बात। तो ग्रीक सोर्स की अगर मैं बात की जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशन वो जो है वेस्टर्न किंग के साथ बताते हैं। ग्रीक सोर्स क्या बताते हैं इसके, डिप्लोमेटिक रिलेशन वेस्टर्न किंग के साथ। स्ट्रैबो, एंटीओकस कहाँ का था? एंटीओकस दोस्तों सीरियन किंग था। सीरिया के राजा का नाम क्या था? एंटीओकस। उसने दोस्तों एक व्यक्ति को भेजा हुआ था भारत में, बिंदुसार के ऑफिस में, कोर्ट में, जिसका नाम था डिमेकस। देखो दोस्तों, जो एंटीओकस है ना, वो सीरिया का किंग है, किसको भेज रहा है? डिमेकस को, बिंदुसार की कोर्ट में। इसी प्रकार से जो प्लिनी है, किंग प्लिनी, ठीक है, नहीं जो प्लिनी है ना, प्लिनी वो मेंशन करता है कि किंग पटोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, वो किसको भेजता है? ये दोस्तों इजिप्ट का जो है ना, जो किंग है जिसका नाम पटोलमी है, वो कौन भेजता है? डियोनिसियस को भेजता है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, DIONYSIUS, जूम कर लीजिए। ठीक है, तो इजिप्ट भी भेज रहा है, सीरिया का किंग भी भेज रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंटीओकस सीरिया का किंग डिमाकस को भेज रहा है बिंदुसार की कोर्ट में। अब प्लिनी जो है भेज रहा है किसको? नहीं, प्लिनी मेंशन करता है इस बात को कि पटोलमी जो है पटोलमी सेकंड जो इजिप्ट का है राजा, वो डियोनिसियस को जो है भेज रहा है बिंदुसार की कोर्ट में। तो हर कोई बिंदुसार की कोर्ट में भेज रहा है, समझ रहे हो? बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है दरबार में सबको आ रहे हैं घूमने। कीर्ति रही होगी ना, इसीलिए तुम्हारे घर पे तभी तो कोई आएगा। यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। क्या बात है दोस्तों? ये सत्य कितनी है कितनी नहीं सत्य है इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सीरिया का किंग जो एंटीओकस था ना, इसने डिमाकस को जो है भेजा था बिंदुसार की कोर्ट में, और इसलिए भेजा था कि मुझे कुछ विद्वान चाहिए तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे यहाँ विद्वान बड़े हैं, चाणक्य जैसा व्यक्ति जहाँ पे हो। तो बिंदुसार ने कहा था कि बेटा हम विद्वान तो नहीं दे पाएंगे, बाकी शराब और बाकी चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी वो तो दे देंगे, लेकिन विद्वान नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हो? तो ये बड़ा अच्छी बात है कि विद्वान देने से मना कर दिया कि हम वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जलवा था भारत का। दिव्य बदान की बात की जाए दोस्तों, याद रखिएगा ये जो मैंने अभी स्टोरी बताई, इसका हिस्टोरिकल सोर्स मुझे नहीं पता है, ऐसा माना जाता है, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, दिव्य बदान की अगर हम बात करें, ठीक है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ा करें तो आप पहले किसी व्यक्ति से ये पूछा करें कि भैया किस सोर्स से बता रहे हो, हमेशा याद रखा करें, सोर्स जरूर पूछा करें। इवन मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मुझसे भी पूछें। ठीक है, ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हाँ, ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पढ़ लिया। दिव्य बदान की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे जो है अशोक के बारे में मेंशन मिलता है दिव्य बदान में, और इसने अपने भाइयों के खिलाफ जो है रिबेल कर दिया था अशोक ने। ठीक है, और एक दुष्ट मिनिस्टर था तक्षशिला, उसके खिलाफ जो है रिबेल कर दिया था अशोक ने, ऐसा दिव्य बदान में मिलता है। बिंदुसार के बारे में माना जाता है कि आजीविका सेक्ट को इसने ज्वाइन कर लिया था। इसी के रूल में एंटायर सब कॉन्टिनेंट साउथ में कर्नाटक तक मॉडर्न सुजरेंटी के अंतर्गत आ गया था। अब बात आ जाती है दोस्तों अशोक की। अशोक का समय देखिए,
अशोक का समय है 268 से 232 BC। अशोक, बिंदुसार की डेथ के बाद 4 साल कन्फ्लिक्ट चला। किस बात का कन्फ्लिक्ट? भाइयों के बीच में विद्रोह। अशोक, ठीक है, ये अशोक है, चंड अशोक इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका भाइयों के बीच में जो है, इसका एक बिंदुसार जो है, बिंदुसार जो था ना, वो अपने बेटे सुसिम को जो है बनाना चाहता था। सुसिम, दोस्तों अशोक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी इसको देख सकते हो, मैं देख चुका हूँ इसको। सेना पहुंची नहीं मेरे भाई, सुसिम ने पहुंचने नहीं दी। दिस इज द डायलॉग, समझ रहे हो? इसका डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बनना चाहता हूँ, आचार्य नहीं, जो है चंद्रगुप्त से बड़ा, बिंदुसार से बड़ा। तो ये डायलॉग है इसके, अशोक के, ठीक है। तो ये अशोक है, ये जो है, जो बिंदुसार था अपने बेटे सुसिम को जो है सक्सीड करना चाहता था, लेकिन अशोक नहीं चाहता था कि सुसिम जो है वो गद्दी पर बैठे। तो इसने अपने, एक मिनिस्टर था अशोक ने, राधा गुप्त के साथ मिलके अपने 99 भाई को मार डाला। समझ रहे हो कितना खतरनाक होगा अशोक? अशोक अशोक ने फाइनली जो है एक्वायर कर लिया मगध को, गद्दी पे बैठा, ठीक है। और ये वायसराय था तहसीला उज्जैन का, ठीक है। पहले ये बिंदुसार के समय वायसराय हुआ करता था तक्षशिला उज्जैन का। इसको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है, अशोका द ग्रेट इसका नाम है। ये पहला रूलर था जिसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था लोगों के साथ, बड़ी बात है। पीपल टू पीपल कनेक्ट, इंस्क्रिप्शन इसने लिखवाए थे और उससे लोगों से जो है कांटेक्ट करता था, पत्थर पे जो है लिखवा देता था मैसेज अपने, और लोगों के साथ कांटेक्ट होता था। जैसे आज होर्डिंग नहीं लगती है गली गली में, वैसे। अशोका के बहुत सारे नाम हैं, जैसे बुद्धा शाक्य, इसका नाम क्या है? बुद्धा शाक्य, बुद्ध शाक्य। मस्की अशोक, अशोक भी नाम इसका है। अशोक नाम इसका कहाँ पे है? अशोक नाम इसका मस्की एडिक्ट में है। मस्की कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। धर्म अशोक नाम इसका कहाँ है? सारनाथ इंस्क्रिप्शन में। देव नाम पियदासी कहाँ पे है? नहीं, देव नाम कहाँ पे है? देव नाम पिय, सिर्फ देव नाम पिय, और पियदासी ये कहाँ पे है? तो ये जो है श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, दीपवामसा और महावामसा, उसमें इसका बारे में मिलता है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर अशोक बदान की हम बात करें, क्या कह रहे हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर अशोक बदान की बात करें तो अशोका की जो मदर थी वो एक बेटी थी किसकी? ब्राह्मण उपचंपा, जिनका नाम तक क्या था? सुभद्रंगी, ठीक है। अशोका's मदर वॉज डॉटर ऑफ ब्राह्मण उपचंपा नेम्ड सुभद्रंगी। अकॉर्डिंग टू बिलीफ अशोका गॉट हिज नेम्स लिटरली मीनिंग विदाउट सॉरो। अशोक का मतलब होता है विदाउट सॉरो, यानी कि जिसके कोई दुख ना हो। फ्रॉम द फैक्ट दैट हिज बर्थ रिजल्टेड इन अ रीयूनियन ऑफ हिज मदर एंड फादर। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया था? क्योंकि इसकी बर्थ से जो है इसके मदर और फादर जो है यूनाइट हो गए, खुशी, ठीक है। ड्यू टू, समझ गए बात? समझ गए? तो इसका जो है एक्सक्लेमेशन था, आई एम नाउ विदाउट सॉरो दैट द चाइल्ड अशोका गॉट हिज नेम। ये जो ऐसे इसने नाम प्राप्त किया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दीपवामसा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम क्या है? दीपवामसा। और दीपवामसा जो है बताता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीपवामसा और महावामसा प्रोवाइड करता है डिटेल्ड अकाउंट क्वींस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू लीजेंड अगर बात की जाए तो अशोक का जो है लव मैरिज जो है हुआ था इसकी वाइफ महादेवी के साथ, जो डॉटर थी कहाँ की? एक व्यापारी था विदिशा का, उसकी डॉटर थी। अब बाद में जो है माता बनी किसकी? महेंद्र की, महेंद्र और संघमित्रा। ये दोस्तों इनके 2 पुत्र पुत्रियां हैं, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजेगा, श्रीलंका और बहुत जगह भेजेगा। महेंद्र और संघमित्रा, ये इसके 2 बेटे बेटियां हैं। अशोका दोस्तों, अशोका की और भी रानियां थी, जैसे असंधिमित्ता, पद्मावती, तिसारखिता। दोस्तों ये पद्मावती नाम जो है ये बहुत पहले आपको मिल रहा है, राजस्थान पद्मावती। तिसारखिता जो थी ना, तिसारखिता जो क्वीन थी, अशोक को बोधि ट्री से बहुत लगाव था, तो इसने बोधि ट्री को कई बार कटाया था तिसारखिता ने, ठीक है। और दोस्तों इसकी एक और वाइफ थी जिसका नाम क्या था? ठीक है, इसका नाम था
करुवाकी, ये ओनली क्वीन थी जो क्वीन की एडिक्ट में मेंशन की गई है। दोस्तों क्वीन की एडिक्ट कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद कोसम पिलर एडिक्ट है, जहाँ पे जो है इसका नाम मेंशन है। ये मदर ऑफ प्रिंस तिवारा बताया जाता है, तिवारा की ये माता है, तिवारा कोई तिवारा राजकुमार होगा उसकी माता है, और ये रानी है किसकी, अशोक की। ठीक है, ये ओनली सन है अशोक का जो मेंशन किया गया है कहीं पिलर पे। तो इलाहाबाद में जो है ये एकमात्र ऐसी क्वीन है जिसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो प्रिंस का नाम क्या था इस रानी का, राजकुमार का, तिवारा, तिवारा। बात समझ आए, ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। तो दोस्तों इसका पूरा जो एम्पायर था, टोटल जो एम्पायर था उसकी अगर हम बात करें, तो इसका टोटल एम्पायर की अगर हम बात करें, तो टोटल एम्पायर जो इसकी होल टेरिटरी थी हिंदू कुश से लेकर के बंगाल तक जाती थी। हिंदू कुश दोस्तों अफगानिस्तान पड़ता है, वहाँ से लेकर बंगाल तक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, होल ऑफ इंडिया पूरा कवरेज था इसका। समझ रहे हो, जलवा था भाई। ये देखो पूरा कवरिंग है, समझ रहे हो कितना बड़ा इसका एम्पायर होगा, बस तुम इमेजिन ही कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई समझ में बात। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। आगे दोस्तों बात करते हैं कश्मीर और वैली नेपाल। ठीक है, और वैली ऑफ नेपाल भी इसके पास थी, कश्मीर भी। बस कुछ पार्ट जो है साउथ का था, जैसे रॉक एडिक्ट 13 की अगर बात करें दोस्तों, एक रॉक एडिक्ट है 13, वो कहता है कि साउथ जो है वो चोल और पांड्या जो है कब्जाए हुए थे। संगम पीरियड नहीं चल रहा था, मैंने आपको बताया था, वो नीचे समय चल रहा था। रॉक एडिक्ट 2 की अगर बात करें तो केरल पुत्र और सतिया पुत्र यहाँ पे थे। केरल पुत्र मतलब चेरा। ठीक है, तो केरल पुत्र और सतिया पुत्र नीचे थे, चोला और पांड्या के बारे में डिस्कशन मिलता है। तो रॉक एडिक्ट 13 बताता है कि साउथ में जो है कौन थे, चोला और पांड्या रूल कर रहे थे। और रॉक एडिक्ट 2 बताता है कि वहाँ पे जो थे वो केरल पुत्रा थे, सतिया पुत्रा थे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड होंगे जो ऊपर बताया। दोस्तों इसके जो कंटेम्प्रेरी हैं, जैसे हो सकता है आपसे यूपीएससी कंटेम्प्रेरी पूछने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि उस समय और कौन थे कंटेम्प्रेरी, ऐसा कई बार पूछा हुआ है, जैसे अक्सर पूछता है भक्ति मूवमेंट में। तो कंटेम्प्रेरी मैंने आपको बता चुका हूँ। एंटियोकस सेकंड सीरिया का, पटोलमी सेकंड इजिप्ट का, एंटीगोनस मैसेडोनिया का, मगास सिरेनाइका यानी कि लीबिया का, अलेक्जेंडर कहाँ का, एपिरस का। ये सब जो है मेंशन होते हैं एडिक्ट में अशोक के। ठीक है, तो अशोक के एडिक्ट में सब मेंशन होने वाले हैं। और डिप्लोमेटिक और अदर रिलेशन इनके साथ थे, एक्सचेंज किए थे बहुत सारे मिशन डिप्लोमेटिक। कॉन्क्वेस्ट बाय धर्मा हैज़ बीन 1 ईयर ऑन द बॉर्डर्स। दोस्तों हमें ये पता चलता है कि अशोक सिर्फ जो है धर्म जो है उसने धर्म से जो है इन सबको भी जीता था। बॉर्डर मतलब बॉर्डर पार भी इसके रिलेशन थे, संबंध थे। कितनी बड़ी बात है, 600 योजन यानी कि 10,000 किलोमीटर तक इसके रिलेशन थे। 6,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक संबंध रखता था। ठीक है, जहाँ एंटियोकस रूल करता था। सोचिए इतने किलोमीटर दूर, समझ रहे हो, 10,000 किलोमीटर तक, 9600 किलोमीटर तक इसके संबंध थे। इसकी बताता है कि इसका परचम कितना बड़ा होगा, महान होगा। समझ रहे हो, इतने रिलेशन जिसके हैं। दोस्तों रिलेशन के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिलेशन उसी के होते हैं जिसके पास कुछ होता है। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम्हारे रिलेशन नहीं होंगे। तो किसी के अगर तुम्हें बारे में जानना हो तो ये देखो उसके रिलेशन कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पता चला तुम 100 ले घूम रहे हो, काम का एक भी नहीं है, वो रिलेशन बात नहीं कर रहा है। तो साउथ में जो है चोला और पांड्या थे, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और ताम्रपाणी तक ये जाते थे। ताम्रपाणी कहाँ पड़ता है, तो श्रीलंका में। ये कौन बताता है, 13th रॉक एडिक्ट। तो नीचे साउथ श्रीलंका और साउथन तमिलनाडु, साउथन केरल तमिलनाडु और ये थे चोला और पांड्या। रॉक एडिक्ट 13 से पता चलता है। रॉक एडिक्ट 2 से क्या पता चलता है कि यहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, केरल पुत्र और सतिया पुत्र। अशोक तो जो था वो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था। अशोक किस धर्म को प्रोपोनेंट था, बुद्धिज्म का, जैसा कि मेंशन किया गया है महावंशा और दीपवंशा में। बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है निग्रोध के द्वारा। इसका एक भतीजा था निग्रोध। ठीक है, उसने जो है इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। निग्रोध इसके भतीजा का नाम था, नेफ्यू। दिव्य वदान और समुद्र की बात की, दिव्य वदान और समुद्र के दिव्य वदान के अनुसार अगर बात की जाए तो समुद्र एक व्यक्ति था
जो एक मर्चेंट था, जो मॉन्क बन गया था, उसने इसको कन्वर्ट किया था। ऐसा दिव्य बदान में देखने को मिलता है। किसमें? दिव्य बदान में। तो बुद्धिज्म पहली बार जो है हमें आउटसाइड इंडिया देखने को मिल रहा है इसके समय में, ठीक है। तो इसने जो है अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका, ठीक है। इसने धर्म महामत्ता अपॉइंट किए थे ताकि धर्म का प्रचार हो सके, और इसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में करवाई थी अपने समय में। और इसने जो है धर्म यात्रा टूर स्टार्ट किया था, ठीक है। धर्म यात्रा टूर मतलब लुम्बिनी जाओ, बर्थ प्लेस है जो बुद्धा की। और बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, इसने बहुत सारी जगह पे पत्थरों पे उकेरा भी है अपनी फ़ोटो को बोधि ट्री जाते हुए। इसने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था, स्लाटर एनिमल्स का फूड के लिए बैन कर दिया था। और इसने धर्मशाला खुलवाई थी, हॉस्पिटल खुलवाए थे, सराएँ खुलवाई थी। सराएँ का मतलब होता है जहाँ पे रहने बैठने का, जिसने कहते हैं कहीं जाओ तो सराएँ, सराएँ खुलवाई थी। इसका सबसे आखिरी और अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ जो है अगर बात की जाए, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर दो पार्ट में टूट गया था, एक बुद्धिज्म एक जैनिज्म। जैनिज्म का अलग राजा था, बुद्धिज्म का अलग राजा था, ठीक है। तो बृहद्रथ की बात की जाए तो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइंड रैपिडली आफ्टर अशोक एंड लेटर किंग वेरी शॉर्ट किंग। और बृहद्रथ जो है फिर उसकी हत्या करके, ठीक है, कौन बन जाएगा? फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी पुष्यमित्र शुंग जो है। पुष्यमित्र शुंग जो है मिलिट्री कमांडर होगा, तो यहाँ से शुंगा डायनेस्टी शुरू होती है, ठीक है। तो 187 BC से क्या शुरू हो जाएगी? शुंगा डायनेस्टी। तो बृहद्रथ की हत्या कर देगा कौन? पुष्यमित्र शुंगा, और यहाँ से शुंगा डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। शुंगा कौन है? तो शुंगा जो है ब्राह्मण है, क्योंकि खिसियाने हुए थे, क्योंकि जो अशोक से लेकर के जितने भी मौर्य वंश में जितने हुए उन्होंने ब्राह्मणिज्म को दिए ही कहाँ इतना तवज्जो। तो ब्राह्मण खिसियाने हुए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बृहद्रथ को मार करके और बुद्धिज्म धर्म का यहाँ पे पूरा खेल खत्म कर दिया, और ब्राह्मण वंश यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो इसको मार डाला गया, शुंगा डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है।